दोस्तों नमस्कार। टारगेट विद रवि में आपका स्वागत है। यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा जो आगामी मंथ होने जा रही है, इसके लिए हम समसामयिक घटना चक्र जो सामान्य अध्ययन विशेषांक है उसमें जो प्रश्न अब तक आयोजित हुए हैं विभिन्न आयोग के द्वारा जो पूछे गए हैं उनकी हम व्याख्या करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि एग्ज़ाम में जो रिवीजन जो पीवाई के प्रश्न जो पूछे गए हैं उनसे जो प्रश्न आए वो हमसे गलत ना हो, तथा इससे संबंधित व्याख्या करने से तात्पर्य ये है कि जो का तो क्वेश्चन आए या ना आए उससे संबंधित व्याख्या से प्रश्न जो है पूछा ही जाता है। तो आज हम इससे पहले हम इसमें प्राचीन भारत के इतिहास में अनेक अध्याय की जो है व्याख्या कर चुके हैं। आज जो एक नया मौर्य साम्राज्य मौर्य काल की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार तथा सम्राट अशोक से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उनकी चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। इससे पहले हमने जो महाजनपद काल में चर्चा किया था, तो महाजनपद काल में मनुष्य के द्वारा वो कबीलाई क्षेत्र से क्षेत्रीय राज्यों में रहने की जो है शुरुआत कर दी गई थी। ये हमने पढ़ा था, क्षेत्रीय राज्यों की शुरुआत कर दी गई थी। इसके बाद क्षेत्रीय राज्यों के बाद जो मगध साम्राज्य का उदय हुआ, तो मगध साम्राज्य में 4 वंश आई आपके बृहद्रथ वंश, आपका हर्यक यानी जो पितृहंता वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश और अंत में जो है नंद वंश। तो नंद वंश के समय ही जो है सिकंदर का आक्रमण भारत में हुआ था। तो नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य की सहायता से पराजित करके जो है मगध साम्राज्य में जो है मगध साम्राज्य के अंतर्गत जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। और मौर्यों ने ही एक विशाल साम्राज्य की राजनीतिक एकता जो स्थापित करने का जो श्रेय है वो मौर्यों को ही दिया जाता है, जिसके जो प्रतिपादक हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य। इसमें जो प्रश्न संबंधित जो है उन पर भी चर्चा करेंगे। इसके साथ जो अन्य तथ्य हैं, अगर हम यहाँ से जो मौर्य साम्राज्य की राजधानी, मौर्य साम्राज्य की जो कैपिटल है वो पाटलिपुत्र है। और इनका राजकीय चिन्ह, मौर्यों का जो राजकीय चिन्ह था वो क्या था? मयूर था, मयूर। इसके साथ ही जो भाषा थी, तो मौर्यों की जो भाषा थी वो पाली थी। पाली भाषा जो है इसमें अधिक प्रचलित थी। इसके साथ ही जो इनका इसके समय जो मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था तो वह था तक्षशिला। इम्पोर्टेंट जानकारी है कि राजकीय चिन्ह जो था वो मयूर था, उसके साथ जो भाषा थी वो पाली थी, शिक्षा का जो प्रसिद्ध केंद्र था वो तक्षशिला था, तथा मौर्य काल के जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो प्रधानमंत्री बने वह कौटिल्य या फिर आपका चाणक्य थे। तो ये शुरू करते हैं प्रश्न से। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित करने का श्रेय जो दिया गया चंद्रगुप्त मौर्य को दिया गया। घनानंद को चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा पराजित किया गया और 25 वर्ष की आयु में 322 ईसा पूर्व 322 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य जो है सिंहासन पर जो है बैठे थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य गणना भारत के महान सम्राटों में के शासकों में होती है। वह भारत का पहला ऐतिहासिक सम्राट था जिसने बृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया, जिसका विस्तार ब्रिटिश साम्राज्य से भी बड़ा था। उसके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी, यानी विशुद्ध रूप से भारत को राजनीतिक रूप से एकबद्ध करने का जो श्रेय है वो चंद्रगुप्त मौर्य को दिया जाता है। आगे भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई। चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स जो है इत्यादि उपाधियाँ दी गई। तो सेंड्रोकोट्स जो शब्द का प्रयोग है वह है अस्ट्रेबो के द्वारा किया गया, जबकि जो एंड्रोकोट्स शब्द है उसका उपयोग जो है वो प्लूटार्क ने जो है किया। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो इस मौर्य वंश के जो प्रमुख शासक हैं उनमें चंद्रगुप्त मौर्य है। उनके बाद जो है बिंदुसार है, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार जो कि आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। बिंदुसार के बाद जो है सम्राट अशोक आए जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म का जो है प्रचार प्रसार किया। इसके बाद जो है कुणाल है, दशरथ हैं, संप्रति हैं, अनेक ऐसे शासक हैं। इस वंश का जो अंतिम शासक था वह था बृहद्रथ, और जिसकी हत्या करने के बाद जो है पुष्यमित्र सुंग ने सुंग वंश की स्थापना की थी। 2 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? तो सबसे पुराना राजवंश इसमें जो है मौर्य वंश हो जाएगा, तो बी ऑप्शन इज राइट। आगे है जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो विशेष रूप से जो वर्णन हुआ है विशाखदत्त में हुआ है। विशाखदत्त कृत जो मुद्रा राक्षस जो है ग्रंथ है, इससे चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को नंदराज का पुत्र माना गया है और मुद्रा राक्षस में ही चंद्रगुप्त को वर्षर या कुलहीन कहा गया है। अनेक ब्राह्मण साहित्यों में, विशेषकर जो पुराण है, आपसे पूछा जा सकता है कि पुराणों में
चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बताया गया है, तो चंद्रगुप्त मौर्य को इसमें शूद्र वर्ण का बताया गया। जो ब्राह्मण साहित्य हैं उसमें इसे शूद्र वंश का जो है बताया गया है। और मुद्रा राक्षस में भी प्रश्न भी पूछा गया है कि मुद्रा राक्षस में भी चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र कहा गया। इसके साथ अनेक ऐसे जो ग्रंथ है, इसमें कथा सरित सागर है, कथा सरित सागर है, कथा सरित सागर में भी चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न कुल में उत्पन्न जो है व्यक्ति कहा गया। हालांकि जो आपके जैन ग्रंथ हैं या आपके जो बौद्ध स्रोत हैं, इनमें बौद्ध स्रोतों में जो है मौर्य को, बौद्ध स्रोतों में मौर्य को क्षत्रिय कहा गया। तो ब्राह्मण साहित्य यानी विशेषकर पुराणों में चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र, मुद्रा राक्षस में भी शूद्र, कथा सरित सागर में चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न जो कुल है उसमें उत्पन्न व्यक्ति बताया गया। इसके साथ ही जो बौद्ध ग्रंथ हैं उनमें चंद्रगुप्त मौर्य को जो है क्षत्रिय कहा गया, जबकि जैन ग्रंथों में मोर पालने वाले समुदाय के मुखिया का पुत्र जो है चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया। तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा सेंड्रोकोट्स किसे कहा गया, तो सेंड्रोकोट्स जो है चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया। जस्टिन के द्वारा किसे जो है सेंड्रोकोट्स कहा गया, तो चंद्रगुप्त मौर्य को। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की। एरियन प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स, अभी हमने चर्चा किया, तो प्लूटार्क ने जो है एंड्रोकोट्स कहा, जबकि जस्टिन ने जो है सेंड्रोकोट्स कहा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आगे सेंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की, तो विलियम जोन्स ने की। निम्न में से किसने सेंड्रोकोट्स और सिकंदर की महान भेंट का जो उल्लेख किया, तो जस्टिन ने किया। ऑप्शन बी। कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे, तो कौटिल्य की मदद से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने घनन वंश का शासक से पराजित किया और मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना की। तो मौर्य साम्राज्य जो चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने 323 BC से 298 BC तक जो है शासन किया। और इन्होंने जो है जो सेल्यूकस, जो आपका सेल्यूकस निकेटर है, उसे जो है पराजित किया था। और काबुल, कंधार, जो हेरात और मकरान के जो प्रदेश हैं वह जो है उसने दहेज में जो है प्राप्त किए थे। तो कौटिल्य इतिहास में विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से जो विख्यात है। जब चंद्रगुप्त मौर्य भारत का एक छत्र सम्राट बना तो प्रधानमंत्री, महामंत्री और प्रधान पुरोहित के पद पर जो है कौटिल्य को नियुक्त किया। उन्होंने राजनीति शास्त्र पर अर्थशास्त्र, आपसे पूछ रहे कि अर्थशास्त्र पुस्तक है, तो अर्थशास्त्र जो कौटिल्य ने लिखा है राजनीतिक सिद्धांतों से संबंधित पुस्तक है, न कि इकोनॉमी से रिलेटेड हो जाएगा। तो ऑप्शन इसमें सी राइट आंसर। आगे है चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे, तो चाणक्य बचपन में विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। इनका पिता का नाम जो है चणक था। ऋषि चणक ने अपने पुत्र का नाम चाणक्य रखा। अर्थशास्त्र के रूप में इनकी जो उत्कृष्ट रचना यह कौटिल्य है। पुराणों में इसे श्रेष्ठ ब्राह्मण भी कहा गया है। इंपॉर्टेंट है कि पुराणों में कौटिल्य यानी चाणक्य को क्या कहा गया है, तो दिवदर्शक यानी श्रेष्ठ ब्राह्मण इन्हें कहा गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, चाणक्य का अन्य नाम है, तो विष्णुगुप्त हो जाएगा। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर संबंधित है, तो जो है इसमें आर्थिक संबंध गलत है। शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास का उल्लेख गलत है। विदेश नीति संबंधित है। गंधन संचय है, नहीं है, इसमें सभी गलत हो जाएगा। तो राजनीतिक सिद्धांतों से जो है ये संबंधित है। ऑप्शन ई इसमें राइट हो जाएगा। चाणक्य द्वारा जो अर्थशास्त्र लिखा गया, इसमें राज्य के लिए मंडल का जो सिद्धांत है तो विदेश नीति की व्याख्या करता है। इसके अलावा जो सप्तांग सिद्धांत, तो सप्तांग सिद्धांत का जो है क्रम भी पूछ लिया जाता है। इसमें राजा है, अमात्य है, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड तथा मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंक कौन सा है, तो राज्य का 7वां अंक जो है वह मित्र है। और अभी हमने चर्चा किया था कि इसमें राजा है, अमात्य है, ठीक है, जनपद है, दुर्ग है, कोष है, दंड है, मित्र है, जो है मित्र जो है 7वां अंग है राज्य का। ये किसके अनुसार है, कौटिल्य के अनुसार है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, तो कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है उसमें राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की शासन कला की बहुत सी बातों का जो है ज्ञान प्राप्त। ये राजनीति शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रंश से की जा सकती है, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र जो है इनकी तुलना की जा सकती है। अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ भी है जिसकी तुलना मैकियावेली के प्रंश से की जाती है। आगे किसके शासनकाल में डाइमेकस जो भारत आया, तो बिंदुसार के समय जो मेगस्थनीज है ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया और ये है जो सेल्यूकस निकेटर का जो है राजदूत था। जबकि डाइमेकस बिंदुसार के शासन में जो है भारत आए। स्ट्रेबो के अनुसार सीरिया के शासक एंटियोकस ने डाइमेकस नामक एक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। वह यह है मेगस्थनीज के स्थान पर आया था। तो ऑप्शन 20 में राइट हो जाएगा। बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने
अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया, इसका उल्लेख किस ग्रंथ में? बिंदुसार के शासन में अशोक ने जो अवंती जो महाजनपद उसे जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिलाया, इसका जो उल्लेख है, इसका जो प्रमाण है, वह बुद्ध घोष की समंत पाशादिका में मिलता है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2020 में प्रश्न पूछा। दिया बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती जनपद महाजनपद को जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल था वो कैसा था? तो वो लकड़ी का बना हुआ महल था। बिहार में पटना यानी पाटलिपुत्र के समीप बुलंदी बाग व कुम्भरहार में की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्राप्त हुए, जिन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय अस्पुनर महोदय को किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भरहार स्थल से प्राप्त हुए? तो पाटलिपुत्र से प्राप्त हुई, यानी आधुनिक रूप से पटना पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन के द्वारा की गई, जो कि हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु का उत्तराधिकारी था। आगे बुलंदी बाग प्राचीन स्थान है किसका है? तो ये पाटलिपुत्र का ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो इनमें चंद्रगुप्त मौर्य जो है सही हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। इस संदर्भ में अशोक के अभिलेख, जैन व तमिल साक्ष्यों से जानकारी मिलती है, किंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग की विजय ही की थी। अतः ऐसी स्थिति में दक्षिण में विजय का श्रेय हमें चंद्रगुप्त मौर्य को ही जाता है। तो अगर चंद्रगुप्त मौर्य की सीमा देखें तो यह है पूर्व में मगध से लेकर के पश्चिम में जो है सौराष्ट्र तक थी, जबकि उत्तर पश्चिम में हिंदूकश से लेकर जो है दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक तक जो मौर्य साम्राज्य का विस्तार था। एक विशाल साम्राज्य की स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई। आगे है, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा पहली बार जीते गए। राजनीतिक तौर पर लगभग समस्त भारत का एकीकरण चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में संभव हुआ। प्रारंभिक विजयों के फलस्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य व्यास से लेकर सिंधु नदी तक के प्रदेश पर हो गया। इसका प्रमाण रुद्रदामन की अभिलेख से पश्चिमी भारत पर उनका जो अधिकार है वो प्रमाणित होता है। आगे है, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो है इससे प्रमाणित होता है कि पश्चिम के जो क्षेत्र हैं गुजरात, सौराष्ट्र आदि पर यह चंद्रगुप्त मौर्य का जो है शासन था, और वहाँ के जो प्रांतीय राज्यपाल था पुष्यगुप्त के द्वारा सिंचाई के बांध का जो है निर्माण का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। ऑप्शन बी राइट आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 25 है, सेल्यूकस निकेटर जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, वो किस भारतीय राजा ने हराया? तो सेल्यूकस जो निकेटर है उसे चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा हराया गया, और संधि के माध्यम से जो सेल्यूकस निकेटर की बेटी है हेलेना, तो हेलेना का जो है विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुआ था, और काबुल, कंधार, मकरान और हीरान का जो क्षेत्र है वो है चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में मिला था। आगे है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया? तो 305 ईसा पूर्व में जो है पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर है, दिया गया मानचित्र संबंधित है। तो दिया गया जो मानचित्र है वो अशोक के शासनकाल के अंतिम समय से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आयाम पर जो है राजधर्म की स्थापना की? तो इस सम्राट अशोक के द्वारा सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर जो है राजधर्म की स्थापना की। अशोक ने अपनी प्रजा के विशाल समूह को ध्यान में रखकर एक ही व्यावहारिक नाम जो है धम्म का प्रतिपादन किया, जिसका पालन सभी आसानी से कर सकें। अशोक का धम्म जो है सदाचार का धम्म था। धम्म जो है जो धर्म है संस्कृत भाषा का शब्द है, ठीक है, तो इसी से जो है धम्म शब्द की उत्पत्ति हुई है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं? तो अफगानिस्तान है, बिहार है, कलिंग है, लेकिन श्रीलंका यानी जो सुदूरवर्ती क्षेत्र है, सुदूरवर्ती दक्षिण के जो क्षेत्र है वे अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं है। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में स्थित नहीं था। अशोक के द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्य, सतयुग, केरल को छोड़कर सर्वत्र था। तो जब भी ये प्रश्न आए कि चोल, पांड्य, सतयुग, केरल, पुत्र तथा ताम्रपर्णी में छोड़कर सर्वत्र जो है अधिकार था, तो वह सम्राट अशोक का जो है क्षेत्र विस्तृत था। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ? तो दूसरे जो मुख्य शिलालेख है उनमें जो है जो 14 जो प्रमुख शिलालेख हैं सम्राट अशोक के समय के, उनमें जो है आपका जो दूसरा शिलालेख है उनमें दक्षिण भारतीय राज्यों का भी उल्लेख मिला है, और जो 13वां शिलालेख है इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया।
आगे है भारत का पहला प्रथम अस्पताल व औषधि बाग का निर्माण किसने किया? तो सम्राट अशोक के द्वारा। सम्राट अशोक युद्ध के लिए इतना प्रसिद्ध नहीं हुआ जितना एक धम्म विजेता व लोकोपकारी कार्यों से प्रसिद्ध हुआ। वह न केवल मानव वर्ण संपूर्ण जगत के प्रति अपनी जो उदारता है उसका दृष्टिकोण रखता था। अशोक ने लोकहित के लिए छायादार वृक्ष, धर्मशालाएं बनवाई, कुएं खुदवाए जिससे जल संकट दूर हो सके। अशोक ने अपने ही शासनकाल में मनुष्य व पशुओं के लिए औषधि हेतु प्रथम अस्पताल की जो है स्थापना जो है की गई थी। और अशोक के जो वृहद शिलालेख हैं उसमें पहला शिलालेख में पशु हत्या पर रोक का जो है वर्णन किया गया। प्रश्न नंबर 32 है, अशोक ने बौद्ध धर्म होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका कारण है देवानाम प्रियदर्शी। देवानाम प्रिय की जो उपाधि है वो उनके द्वारा नहीं छोड़ी गई, जो प्रमाण है कि बौद्ध होते हुए भी उन्होंने हिंदू जो आस्था, सनातन जो धर्म है उसमें आस्था नहीं छोड़ी थी। और इसका अर्थ होता है देवताओं का प्रिय या देखने में जो सुंदर हो वह जो है अशोक। निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति, तो तृतीय बौद्ध समिति का आयोजन जो हुआ पाटलिपुत्र में, तो इसमें जो है बौद्ध धर्म की तृतीय संगति हुई। इसका जो उल्लेख है वो आपका दीपवंश और महावंश के अनुसार जो है हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन आपका 2 और 3 यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और इसकी जो अध्यक्षता है मोगलीपुत्तिस्म के द्वारा की गई थी। प्रश्न नंबर है 34, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई? तो मोगलीपुत्तिस्म की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई। निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, तो इनमें से कौन से जो शासक हैं जो बौद्ध धर्म के अनुयायी है? इनमें आपका अशोक हो जाएगा और उनका जो दशरथ है वह भी जो है बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। जबकि जो बिंदुसार हैं वो आजीवक संप्रदाय के अनुयायी है, आजीवक। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जैन धर्म के अनुयायी है। तो ऑप्शन इसमें डी राइट हो जाएगा। रज्जु कौन थे? तो रज्जु जो है मौर्य शासन में एक अधिकारी थे। अपने चौथे स्तंभलेख में अशोक रज्जु में पूर्ण विश्वास प्रकट करते हुए कहता है कि जिस प्रकार माता पिता योग्य धात्री के हाथों में बच्चों को सौंप कर जो है आश्वस्त हो जाते हैं, उसी प्रकार मैंने ग्रामीण जनता के सुख के लिए रज्जुकों की नियुक्ति की। और इनकी जो स्थिति है वर्तमान में जिलाधिकारी जैसी है, जिसे राजस्व जो रेवेन्यू और जस्टिस जो क्षेत्र दोनों दिए। सार्थवाह किसे कहते हैं? तो व्यापारी के काफिले को जो है सार्थवाह कहते हैं। इनका उल्लेख जो है अर्थशास्त्र में मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं है? में युक्त है, राजुक है, प्रादेशिक है, अग्रहारिक इसमें नहीं है। युक्त जो है वो जिले के अधिकारी होते जो राजस्व वसूल करते थे। राजुक ये पहले केवल राजस्व रेवेन्यू का ही कार्य करते, लेकिन बाद में न्यायिक अधिकार भी दिया गया जो वर्तमान जिलाधिकारी। और आपका प्रादेशिक है, ये मंडल का प्रधान अधिकारी है, यह वर्तमान में संभागीय आयुक्त की तरह था। ठीक है, जैसे मंडलायुक्त जिसे कहते हैं, मंडलायुक्त मंडल के ऊपर जो अधिकारी होते हैं मंडलायुक्त जिन्हें कहते हैं। आगे हो जाएगा आपका अगला नंबर क्वेश्चन है 39, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया गया। तो सारनाथ स्तंभ का निर्माण जो है सम्राट अशोक के द्वारा किया गया, आप भली भांति जानते हैं। इस स्तंभ के शीर्ष पर जो है सिंह की आकृति बनी है जो शक्ति का प्रतीक है। इसे ही भारत सरकार ने अपना प्रतीक चिन्ह घोषित किया है। और ये मौर्य युगीन वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण भी है। ये चुनार के बलुआ पत्थर से बना है, चुनार के बलुआ पत्थर से जो है ये आकृति जो है बनी है, जिसे भारत सरकार ने अपना प्रतीक चिन्ह घोषित किया। निम्नलिखित में से सर्वश्रेष्ठ स्तूप किसे कहा गया? तो सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ स्तूप कहा गया। सांची जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है, जिसका निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा किया गया। जबकि भरहूत का स्तूप भी जो है जो मध्य प्रदेश के सतना जिले में है। सांची और भरहूत के स्तूपों की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम, ये भी ध्यान रखने योग्य प्रश्न पूछा जा सकता है कि सांची तथा भरहूत के स्तूप की खोज किसके द्वारा की गई? अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। जबकि अमरावती का जो स्तूप है ये आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के दाहिने किनारे पर। इसकी जो है जो पता इसका लगाया गया था वो कर्नल कॉलिन मैकेंजी द्वारा लगाया गया। प्रश्न नंबर 41 है, सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो इसमें ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, अशोक है। सांची का स्तूप फिर वही प्रश्न है, अशोक के द्वारा बनाया गया। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम यह भी था काकणाम। तो विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल एमपीपी से 2020 में पूछा गया प्रश्न, इंपॉर्टेंट है। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में विदिशा के पास है। यह पर्वत के ऊपर कई स्तूपों का निर्माण किया गया है, इस कारण इसे महावंश में चेतीय यानी स्तूपों का दूसरा नाम जो है कहा गया। इस यहाँ पर जो है 4वीं सदी के गुप्त लेख में इसका नाम काकणम या काकनाड़ महाविहार मिलता है। यहाँ पर 3 स्तूप हैं। इसमें स्तूप संख्या 1 जो प्रधान है, स्तूप संख्या 2 में अशोक के धम्म के महापात्रों के अवशेष हैं तथा स्तूप संख्या 3 में सारीपुत्र और मोदगलायन के भस्म पात्र जो है उपलब्ध है। इंपॉर्टेंट है कि व्याख्या जरूर पढ़ना, उसके नोट्स बनाते छोटे अपने तरह के शॉर्ट नोट बनाते जाएं ताकि एग्जाम में ये प्रश्न आपको कन्फ्यूज ना हो। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ स्थान है, दूसरी तरफ
जो भग्नावशेष स्मारक है वो संबंधित हैं। इसमें आपका जो कौशाम्बी है ये घोषिताराम मठ से संबंधित है, कौशाम्बी में जो घोषिताराम मठ है। उसके बाद कुशीनगर में जहाँ महात्मा बुद्ध को जो मल्ल की जो राजधानी थी वहाँ पर जो है मल्ल गणराज्य की जो राजधानी थी वहाँ पर उन्हें निर्माण की प्राप्ति हुई थी। तो बी का जो है 3 हो जाएगा, कुशीनगर राणा भर। सारनाथ का जो है ये धमेक स्तूप है, तो सारनाथ में धमेक स्तूप है, जबकि सहेत महेत का जो स्तूप है वो श्रावस्ती में है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये प्रश्न यहाँ आसान लग रहा है लेकिन पेपर में जब सम्मिलित करने के लिए आएगा तो कन्फ्यूजन होगा, इसलिए ध्यान से पढ़ें और उसमें शॉर्ट नोट बनाते जाएं। तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए, उन्होंने किस मार्ग का अनुसरण किया था? तो सबसे पहले लुम्बिनी गए जहाँ महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व में। उसके बाद जो है कपिलवस्तु गए, उसके बाद गया गए, उसके बाद जो है सारनाथ गए, फिर जो है कुशीनगर गए और अंत में जो है नंबर 6 यानी श्रावस्ती गए। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला है अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त जो भाषा है वो प्राकृत भाषा है। अशोक के जो शिलालेख हैं उन पर जो उत्कीर्ण भाषा है वह प्राकृत भाषा है, संस्कृत, पाली और हिंदी नहीं। अशोक का इतिहास हमें जो मिलता है वो मुख्यतः अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। इनके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया गया, इनमें शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। शिलालेख की संख्या जो है 14 है, जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए। तो कुछ में जो है ब्राह्मी लिपि है, खरोष्ट लिपि का भी उल्लेख है। शाहबाजगढ़ी, मानसहेरा, कालसी, गिरनार, धौली, नौगढ़, जोगढ़, एरागुड़ी और सोपारा। अशोक के जो अधिकांश अभिलेख है प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल शाहबाजगढ़ी और मानसेरा के ही की जो लिपि है वो खरोष्टी है, जबकि तक्षशिला से आर्मेक लिपि में जो है शिलालेख पाया गया। तो ये जो ध्यान रखेंगे कि अशोक के जो अभिलेख हैं प्राकृत भाषा ब्राह्मी लिपि में है, लेकिन शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा की जो लिपि वो खरोष्टी है, जबकि तक्षशिला में आर्मेक लिपि का उपयोग किया गया। निम्नांकित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? तो अभी चर्चा किया शाहबाजगढ़ी हो जाएगा, जबकि कालसी में जो है ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्राकृत भाषा में है। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया? तो पत्थर की पट्टियों पर यह किया गया। ब्राह्मी का प्रथम उद्वाचन पत्थर की पट्टियों पर जो है उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया। इस कार्य को संपादित करने वाले प्रथे विद्वान जो है जेम्स प्रिंसेप थे। तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा अशोक के समय की जो है लिपियों को, शिलालेखों को पढ़ा गया। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप, अभी चर्चा किया है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ने में सफलता प्राप्त। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो ये आपका जेम्स प्रिंसेप हो जाएगा। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला फिर यही प्रश्न है, जेम्स प्रिंसेप है। अशोक के राजादेश को सबसे पहले, प्रश्न वही है कि सम्राट अशोक के राजादेशों का सबसे पहले विकुटन या डिसाइफर किसने किया? तो जेम्स प्रिंसेप हो जाएगा। एक ही प्रश्न को कई तरीके से पूछा गया है। मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख, तो पेशावर में जो सम्राट अशोक के जो शिलालेख मिले हैं उनकी जो भाषा, जो लिपि है वो खरोष्टी लिपि है। इसमें जो है पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम में खरोष्टी लिपि में जो है अभिलेख इनके मिले हैं। केवल 2 अभिलेख यानी शाहबाजगढ़ी और मानसेरा की लिपि ही ब्राह्मी न होकर के खरोष्टी है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है तो अनुराधापुर का पता जो है ये श्रीलंका में है। यहाँ से अन्य भी मिले हैं, पीपरवा, सोहगोरा और महास्थान जो है कुछ और स्थानों के अभिलेख भी इस प्रकार से लिपि का साक्ष्य मिला। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से जो है बाईं ओर लिखी जाती है? तो खरोष्टी लिपि है। प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसे पढ़ने का श्रेय मैसन, प्रिंसेप, नॉरिस, लेसेन और कनिंगम को दिया गया, जो उत्तर पश्चिम भारत की प्रमुख लिपि थी। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? खरोष्टी लिपि हो जाएगा, ऑप्शन सी। अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ तो अशोक को जो है देवानाम प्रियदर्शी या फिर प्रियदर्शी भी कहा गया है, जो देखने में सुंदर हो। इसी के आधार पर अनुमान लगाया गया कि अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में अपनी आस्था नहीं छोड़ी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः क्या कहलाते थे? तो प्रियदर्शी। अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवानाम प्रिय के रूप में किया जाता है? तो अशोक से संबंधित जो है ये प्रश्न दिया गया, ऑप्शन बी राइट आंसर। यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में जो मौर्य काल से संबंधित प्रश्न पूछ ही लिया जाता है, चाहे वो प्रशासनिक रूप से हो, चाहे वो शासकीय जो कृत्य हैं उनसे हो, या उनके द्वारा सम्राट अशोक के जो प्रांत हैं या उनसे संबंधित जो कार्य, युद्ध इत्यादि हैं वो पूछे गए जाते हैं। स्तंभलेख, शिलालेख, गुहालेख, इन जो भी तथ्य हैं इनसे भी प्रश्न पूछे गए हैं। अशोक के परस्पर स्तंभ स्थापत्य संरचना के भाग नहीं है बल्कि ये पृथक रचना है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाए। इस प्रश्न किया था कि कौन सा वक्तव्य अशोक के परस्पर स्तंभ के बारे में गलत है? इन पर बढ़िया पुलिस है, ये अखंड है, स्तंभों का सेप्ट सुंडाकार है। तो डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प यानी रिलीफ स्कल्पचर की शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रानियों अशोक यानी राजा अशोक उल्लिखित है? तो कगनहल्ली है। ये कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में भीमा नदी के किनारे है में जो है एक बौद्ध स्तूप। तो कगनहल्ली में क्या है? एक बौद्ध स्तूप है। यहाँ सम्राट अशोक का रानी के साथ प्रस्तर रूप पर चित्र अंकित किया गया है, उत्कीर्ण किया गया है, जिसके नीचे रानियों अशोक लिखा है। तो रानियों अशोक का भी मतलब पूछ सकता है परीक्षा में, तो उसका हो जाएगा राजा अशोक। निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख है? तो मास्की और गुर्जरा जो अभिलेख हैं, मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उडेगोलम जो लेख है उनसे अशोक का नाम अशोक मिलता है। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक का नाम उल्लेखित है? तो मास्की, गुर्जरा, नेतुर, उडेगोलम के जो लेख हैं उनमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। अशोक का सामान्य अर्थ है जिसे शोक ना, अशोक का सामान्य अर्थ जिसे कोई शोक ना। ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, अभिलेख निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नाम उल्लेख हुआ है? तो गुर्जरा, मास्की, अभी चर्चा किया, गुर्जरा, मास्की, नेतुर, उडकुलम में जो है इनका नाम अशोक मिलता है। अशोक का रूमंदेई स्तंभ संबंधित है। तो रूमंदेई जो है ये बुद्ध के, महात्मा बुद्ध के जन्म से जो है संबंधित है। अशोक के द्वारा जब यहाँ की यात्रा की गई तो यहाँ का भूराजस्व 1/6 से घटाकर 1/8 प्रश्न यहाँ से कर दिया जाता है कि भूराजस्व की दर कितनी कम की गई। फिर प्रमुख है इसकी जो व्याख्या है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नाम उल्लेख हुआ है, यह कहाँ है? तो यह मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। कौन सा? गुर्जरा लघु शिलालेख, मध्य प्रदेश राज्य के दतिया जिले। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट कहा, तो वह भब्रू स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट कहा। यही अभिलेख, इसकी एक और प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि वह अभिलेख बताइए जिसमें अशोक खुद को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। तो यह जो ऑप्शन है इसमें डी हो जाएगा, भ्राभू स्तंभ ही वह स्तंभ। कालसी प्रसिद्ध है तो बौद्ध चर्तों के लिए या फारसी सिक्कों के कारण, गुप्तकालीन मंदिरों हेतु, या फिर अशोक के शिलालेख के कारण? तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार जिसमें जो प्रश्नों की संख्या है, जो आपका मौर्य काल है, इसमें प्रश्नों की संख्या अधिक है। इस खंड में आज हम जो है 70 प्रश्न हल किए हैं। कल इससे संबंधित जो शेष प्रश्न उनकी व्याख्या करेंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसके लिए आप वीडियो को लाइक व सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।